देखिए, मैंने ये आपको बोला था डेप्रीशिएशन के लिए कि लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट लगेगा। थोड़ा सा पहले पुराना ले लेते हैं एक बार। ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट मैंने बता रहा हूँ आपको कि भाई क्यों लेके आए थे, क्योंकि इंडिविजुअल असेट को चेक करना मुश्किल था। असेट खरीदी, ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी जितनी है उसमें जितनी खरीदी वो ऐड कीजिए, जो बिकी माइनस कर दी, जो बच गया उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये हमने एक सवाल सिंपल सा किया। 60 लाख का असेट खरीदी थी, मतलब 60 लाख का ब्लॉक डब्ल्यूडीबी ऑलरेडी थी, 40 का हमने खरीद लिया, 100 लाख, और फिर बेचा, जो बच गया उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन लगाया। सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर असेट ब्लॉक की कीमत से ऊपर निकल जाए, असेट ब्लॉक की कीमत से ऊपर निकल जाए, तो जितना ऊपर निकल जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई 60 का है, 40 का और खरीदा 100, और फिर हमने जो है मान लो 110 लाख में बेच दिया, तो 10 लाख ऊपर हो गए, तो 10 लाख ऊपर हुए वो हमारा कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अभी 4 असेट ब्लॉक में बची हुई हैं, क्योंकि हमने एक ही बेची है, तो वो कहलाएगा आपका ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है एट नील वैल्यू। लेकिन अगर सारा ब्लॉक बेच देते तो सारा ब्लॉक बेचने पर वो होगा हमारा, अगर ऊपर है तो प्रॉफिट और नीचे है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा सारा ब्लॉक बेच देंगे तो। अब देखिए होता क्या है कि लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से सुनना बस। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट है। अगर बताइए एग्जैक्ट 180 डेज होते, एग्जैक्ट 180 डेज, एग्जैक्ट 180 डेज, तो हम पूरा डेप्रिसिएशन लगाते या आधा लगाते? पूरा लगता, बिल्कुल पूरा लगता जी, बिल्कुल पूरा, बिल्कुल पूरा लगता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुने। हमने एक क्वेश्चन लिखा, 70 लाख की 4 असेट थी ए बी सी डी, फिर हमने एक असेट और ई खरीदी 30 लाख की, मैंने जोड़ दी, 100 लाख हो गया। अब इसमें एक असेट हमने बेच दी, कुछ ना बोले तो फीफो मान लिया ए बिक गई होगी, 80 लाख बचा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको दो हिस्सों में बांट देना है, न्यू और ओल्ड। देखो जितने की खरीदी 80 लाख में, सबसे पहले हम 30 लाख न्यू अलग कर देते हैं। 80 में से 30 न्यू है तो 50 बची ओल्ड, 50 बची ओल्ड, राइट। बस ओल्ड पे लगा दूंगा पूरा 10% और इस पे लगा दूंगा 5%। बोलो बात समझ आई? ये हो गया 1.5, ये हो गया 5 लाख। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 6.5 लाख। सो क्लोजिंग WDB इज 73.5 लाख। ये आंसर जिनका भी था उनका सबका सही है। दिस आंसर इज करेक्ट, जितनों का भी था सबका सही है। ठीक है। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, सोच के बताना। ये जो 20 लाख की बिकी है, मान लो ये 60 की बेचते तो क्या होता? क्लोजिंग WDB निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट। 60 की बेचते तो क्या होता? क्लोजिंग WDB निकाल के दिखाओ। 60। अगर 60 बेचते तो 60 यहां से माइनस होता तो ये बच्चा 40, और 40 को बाइफ्रिकेट करता तो 30 पूरा हो जाता, ये बचता 10, 10 का 10% 1, तो ये हो गया 2.5। 37.5 इज करेक्ट आंसर। 37.5 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है साहब, एकदम सही है। अब मैं फिर से फैक्ट चेंज कर रहा हूं। अगर ये 90 की बिकती तो क्या होता? बताओ फटाफट। सब लोग फटाफट आंसर लिखें।
देखिए साहब, ओपनिंग WDB थी 70 लैक्स, एक्चुअल कॉस्ट 30 लैक्स, 100 लैक्स, मनी इज पेबल 90 लैक्स, बचा 10 लैक्स। अब लगाना है डेप्रीशिएशन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। फीपो के हिसाब से जो बचा वो बाद वाला ही बचा होगा ना, सारा निकल गया, 90 से भी 20 का चला गया, तो इसका मतलब 10% से लगना चाहिए पर रेट, चूंकि 10% रेट है तो आधा कितना हो गया 5%, तो ये हो गया 0.5 लाख। सो क्लोजिंग WDB इज 9.5, क्लोजिंग WDB। बोलिए, बात समझ आई? क्लियर? तो लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर लेस देन 180 डेज होगा तो हम कैसे करेंगे? लेस देन 180 डेज, अगर पूरा 180 दिन है तो पूरा लगेगा, लेस देन है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का आधा लगेगा। बात क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज पूछे मेरे से, आप कोई भी डाउट है मेरे से पूछे। क्लियर है तो क्लियर लिखें फटाफट। सर अगर 180 डेज और मोर होता तो पूरा लगाते, पूरा नहीं, फिर अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 180 डेज से ऊपर होता तो फिर हम सारे पे पूरा डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने ये सिंपल सा बताया था ना, एक सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट नहीं लिया था, फिर ऐसे ही कर देते इस तरीके से। चलिए, और कोई डाउट प्लीज? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने डेप्रिसिएशन के रेट दिए हैं, एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान से सुन लें आप। आगे एक, अगर आगे मतलब जैसे हमने ये एसेट खरीदी है, ये वाली, एक सेक्शन आएगा आगे 40A3, 40A3 स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? तो ये जो मैंने लिखा है 40A3, ये कहता है कि अगर 10,000 से ऊपर का आपका कोई पेमेंट है और अगर आपने अदर देन कैश किया है तो आप यहां पे ऐड कीजिए, डेप्रिसिएशन लीजिए। लेकिन अगर आपने कैश में कर दिया, कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश या बीरल चेक वगैरह से किया तो कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो फिर आप इस पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि कोई भी कैपिटल असेट अगर 10,000 तक की है तो मैं कैश में खरीद सकता हूं, 10,000 से ऊपर है तो मुझे ऑनलाइन चेक ड्राफ्ट इनसे ही खरीदना होगा, तभी मुझे डिडक्शन मिलेगी, वरना मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात क्लियर? देखिए अब एक नया कॉन्सेप्ट है आपका इसमें, नया मतलब नया टॉपिक ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो पुराना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप हेडिंग डाल लें। एडिशनल डेप्रिसिएशन, मुझे बता सकते हो गवर्नमेंट जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन दे रही है उसके अलावा वो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देने को तैयार है, यानी एडिशनल। सर तो 10,000 से ज्यादा कैश में होगी तो यहाँ ऐड नहीं होगी पूरी वैल्यू, यस पूरी वैल्यू ऐड नहीं होगी। 15,000 है तो 15,000 ऐड नहीं होगी, आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ऐड नहीं होगी, डेप्रिसिएशन नहीं मिला। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो ये दिए हैं इसके अलावा एक और डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट देने को तैयार है। तो बताइए गवर्नमेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों देना चाह रही है? क्यों देना चाह रही है आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन? वो कह रही है आपको चलो और डेप्रिसिएशन देते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं एनकरेज कर रही है। एनकरेज क्यों कर रही है?
देखो एनकरेज इसलिए कर रही है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाएं, मशीनें खरीदें। जब मशीनें खरीदेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो बताइए गवर्नमेंट को जीएसटी भी तो मिलेगी तगड़ी। तो डेप्रिसिएशन एडिशनल तो एक ही साल दे रही है गवर्नमेंट है, और एडवांटेज उसका जब तक मशीन जीवित है तब तक प्रोडक्शन होगा, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी एडवांटेज नहीं देती, कुछ ना कुछ हर एक बात के पीछे लॉजिक होता है। चलिए साहब, तो अब देख लेते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करना आप। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल, साथ के साथ लिखना आफ्टर 31 March 2005 by an assessee engaged in the business manufacturing or production generation transmission or distribution of power, rate of additional depreciation 20% of the actual cost less than 180 days concept also applicable, that is 10%। फटाफट लिख लीजिए। देखिए, आप ध्यान से सुने। देखो, केवल क्या खरीदोगे, प्लांट या मशीनरी? एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल तो डेट तो निकल चुकी, 31 मार्च 2005। कोई भी असेसी है एंगेज है किस बिजनेस में, या तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल थिंग, या जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, और लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट भी लगेगा। ठीक है जी। जानते पहले ये सेक्शन जो था इसमें केवल ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था, ये वाला। 2014 में ये अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 2014 का जो बजट था यूपीए का, कांग्रेस का, तभी अमेंडमेंट हुआ था। पावर कंपनियों को भी इसमें एंगेज कर दिया कि अगर आप भी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे और खरीदोगे प्लांट एंड मशीनरी, तो हम आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक है। तो ये पावर इंडस्ट्री को ऐड किया गया। क्यों किया गया होगा? देखो, पॉलिटिकल रीजंस हैं। आपको पता होगा उस समय दिल्ली में इलेक्शंस चल रहे थे, और केजरीवाल सरकार ने बोला था कि हम दिल्ली के रेट इतने कर देंगे बिजली के,
बीजेपी अपना राग लाप रही थी, दोनों अपना अपना राग लाप रही थी, तो पावर कंपनी थोड़ी सी टेंशन में तो आएगी। कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को बोला होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग, आप तो चले जाओगे, पता नहीं आप आओगे या नहीं आओगे, तो कुछ तो करेक्शन करके जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉलिटिकली इंस्पायर्ड किया गया और इस तरीके से इसे ऐड कर दिया गया, और यहाँ पर अब पावर जनरेशन कंपनी भी शामिल हो गई। ठीक है सर, ये तो थ्योरी हो गई। अगर प्रैक्टिकल होता तो वो कैसे करते? चलिए साहब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ध्यान रखना दो बातों का, या तो ये वाली इंडस्ट्री होगी या ये वाली इंडस्ट्री होगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि केवल असेट कौन सी है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट या मशीनरी होगी। अगर ये बातें उसमें लिखी हुई है तो हमें अपने आप क्या देना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन देना है। तो मैं एक सवाल लिख रहा हूं आपके सामने, आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। एक्स लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखा मैन्युफैक्चरिंग शब्द आ गया, हैविंग ए ब्लॉक ऑफ प्लांट्स A, B, C, D, whose opening WDV is rupees 65 lakhs. A plant E is purchased on 15th 6/20 of rupees 35 lakhs. A plant is also sold for rupees 20 lakhs. Rate of depreciation 15%. Compute क्लोजिंग WDV। अब सर हमें ये कैसे पता चले कि ये क्वेश्चन जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला है? तो देखो साहब, एक तो बात ये लिखी हुई आ गई, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लिखा हुआ आएगा, दूसरा या फिर पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ आएगा, और दूसरा प्लांट शब्द यूज हो गया। भैया अपने आप आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन देना है। एग्जामिनर आपको बोलेगा नहीं कि गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है। बात क्लियर? ऐसा नहीं होगा। जरा आप अपने आप फटाफट से ट्राई करें और आंसर बताएं कितना आ रहा है, करिए अपने आप ट्राई। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही है।
ओपनिंग WDB 65 lakhs, actual cost 35 lakhs, 100 lakhs, money is payable 20 lakhs, 80 lakhs बचा। अब हम लगाएंगे डेप्रीशिएशन, नॉर्मल, एडिशनल। देखिए साहब, नॉर्मल तो 15% है, 12,000 हो गया, और एडिशनल 20% इसका, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट। तो इसका 7 लाख हुआ, 19 लाख, क्लोजिंग WDB 61 लाख। ये आंसर सही है जिसका भी। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे आर्गुमेंट करे, पूछे, और समझ आ गया तो लिख दे क्लियर है सर। क्लियर है। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर ये वाली जो असेट 20 लाख की बेची है, 40 लाख की बेचते तो फटाफट निकाल के बताओ कितना आ रहा है, करो ट्राई। 40 लाख की। एडिशनल सिर्फ न्यू प्लांट के लिए, बिल्कुल इशिता, न्यू प्लांट के लिए मिलेगा, वो भी 1 ईयर, जिस ईयर में लिया उसी ईयर में। सबका 44 लाख आ रहा है, देख लेते हैं भाई। 65 लाख, 35 लाख, 100 लाख, 40 लाख लेस किया, 60 लाख। तो भैया एडिशनल तो 7 ही रहा, और ये हो गया 15 चिक्के 90, मतलब 15% से 9 लाख ये, और 7 16 लाख, 44 लाख। बिल्कुल ठीक आया जी आंसर आपका, 44 लाख एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए फिर चेंज करता हूं। 90 लैक्स में बेचा होता तो 90 लैक्स, देखिए ध्यान से। 65 लाख, 35 लाख, 100 लाख, 90 लाख, 10 लाख। अब देखो, नॉर्मल तो 10 लाख पे बना 1.5 लाख, और एडिशनल रहेगा 7, क्योंकि मैं फिर दिखाना चाहता हूं एक्चुअल कॉस्ट पर मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट पे, राइट। तो 7 और 1.5 8.5 लाख, तो ये हो गया 1.5 लाख। बताओ बात समझ आई? चलिए थोड़ा सा एक और सवाल करके दिखा दो बस। अगर ये 95 लाख होता तो 95 लाख में बेचते तो
करके दिखाओ फटाफट। तन्वी नॉट पॉसिबल क्यों भाई? अब देखा, फंस गए। एग्जामिनर चाहे तो छोटी छोटी बातों पे आपको फंसा सकता है। चलिए, अब यहां पर बड़े आराम से समझना, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं वो ही है। अब जानते हैं सीए फाइनल तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखना बस। थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन कर दिया मैंने ये। $95 लाख, वैल्यू बची 5 लाख। डेप्रीशिएशन, नॉर्मल, एडिशनल। एडिशनल तो साथ ही रहेगा क्योंकि वो इसी पे मिलेगा। ठीक है साहब। और इसका 15.75, तो डेप्रीशिएशन हुआ 7.75 लाख, लेकिन ये तो 5 लाख वैल्यू है, तो ये 5 से 5, क्लोजिंग WDB क्या हो जाएगी? नील। नील हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ आप लोग, P&L अकाउंट में डेप्रीशिएशन कितना आएगा? अलाउ कितना होगा? एक्चुअली लॉजिकली आप सही बोल रहे हो ज़्यादातर लोग कि 5 ही होना चाहिए, बट यहाँ जो डेप्रीशिएशन आएगा वो आएगा 7.75 लाख, ये वाला। अब आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर इतना ही है, फिर ये इतना क्यों दे रहे हो? कायदे से तो जितना है ये नहीं, डेप्रीशिएशन यही रहेगा, डेप्रीशिएशन ये नहीं है, ये तो हमने वैल्यू नील कर दी। क्यों? क्योंकि अब ब्लॉक में वैल्यू नहीं बचेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा का एडवांटेज मिल रहा है। अब आप कहोगे सर लॉजिकली 5 लाख मिलना चाहिए, आपने 7.75 क्यों किया? ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने मुझे एडवांटेज दिया है ना, अब मेरे ब्लॉक की कीमत नहीं बच रही है तो मुझे एडवांटेज का फायदा ही क्या हुआ? अगर मुझे उतना ही डेप्रीशिएशन मिलना है, देखो ना मेरी जेब से 100 लाख गए, 95 वापस आए, 5 डेबिट हुआ, तो 100 लाख की तो बात हुई, जितना खरीदा उतना ही अलाउ, तो इसमें तो कोई फायदा हुआ नहीं ना। फायदा तब है जब मुझे ये ऊपर से मिले, तो ये ऊपर से इसीलिए मिला है। तो यहाँ पर जो डालेंगे वो 7.75 लाख आएंगे। अब बताओ एकदम समझ आया या नहीं आया? कुछ नहीं इकबाल, मैंने ये कहा बेटा, यहाँ वैल्यू 5 बची थी, अब मैं 7.7 लाख करके माइनस में तो कॉस्ट हो ही नहीं सकती ना, तो जितना है उससे नील कर दी, लेकिन वास्तव में डेप्रीशिएशन मेरा जो है वही यहाँ लेस होगा 7.75 लाख, जो एक्चुअल में मेरा बना है। नहीं तो अगर मुझे पूरा नहीं दोगे तो फिर मुझे एडिशनल डेप्रीशिएशन का फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि आपका जो बना वही आपको गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। बोलो अब समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर यहां पर भी लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट होता, मतलब ये खरीदी इस दिन और यूज करते मान लो 1/12/20 को, तो लेस देन 180 डेज हो जाता। लेस देन 180 डेज हो जाता तो मान लो ये वाला केस है, तो कैसे करते? 35 और 45, ये न्यू और ये ओल्ड। ध्यान से सुनना, मैं इसी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, टाइम का मैं थोड़ा सा। तो जो नया है और जो पुराना है, देखो एडिशनल तो नहीं पे मिलेगा, तो देखो डेप्रीशिएशन में यहां दिखा रहा हूं नीचे, नॉर्मल और एडिशनल। एडिशनल आधा मिलेगा, तो देखो 3.5 लाख रुपए ये हो गया नए पे, इस पे तो कुछ मिलना ही नहीं है। अब नॉर्मल की बात करें तो बताइए नॉर्मल यहां कितना होगा? 7.5
और यहाँ कितना होगा 15%। भाई एडिशनल तो हमने आधा ही देना है ना, तो हमने 35 लाख पे 10% देके एडिशनल लिख दिया। अब ये जरा बता दीजिए 35 का 7.5% कितना आ रहा है, 35 का 7.5%, 2.625, ठीक है, और 45 का 15%, 6.75। बस ये दोनों जोड़ दो तो ये जो 80 लाख है, इस 80 लाख में से हम ये लेस कर देंगे, ये हो गया 9.375। तो क्लोजिंग WDV जो होती है वो हमारी, सॉरी 9.375 प्लस 3.5 प्लस 3.5, तो ये हो जाती है आपकी 12.875 और माइनस 80, 67125। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये लेस देन 180 होता तो यहां पर मुझे बाइफरकेशन करना पड़ता, मैंने नई 35 अलग कर दी। अब 80 में से 35 गया तो 45 बच गया ओल्ड, यानी नया 35 ओल्ड 45, नए पे एडिशन मिलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, चूंकि लेस देन 180 डेज है तो 20 की जगह मैंने कहा था ये भी एप्लीकेबल है तो 10% मिलेगा, तो मैंने 35 का 10% किया तो 3.5 लाख तो ये हो गया। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, सब लोग बताओ 3.5 क्लियर है या नहीं। जिनको भी डाउट है वो जरूर लिखें यस सर। चलिए अब देखिए, अब हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में क्या होता है, नई वाले पे आधा और पुराने वाले पे पूरा। 15% रेट है तो 35 का 7.5% ये हो गया, 45 का 6.7 15% ये हो गया। अब देखो दोनों को जोड़ दो तीनों को तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या प्लांट्स लिखा होना चाहिए या पावर जनरेशन इंडस्ट्री लिखी होनी चाहिए, तभी आप देंगे और अपने आप देंगे। 20% एक्चुअल कॉस्ट का ध्यान रखना। और ये सिचुएशन एक्सट्रीम सिचुएशन है, अगर 10-12 नंबर का क्वेश्चन देने का मन होगा एग्जामिनर का तो वो यहाँ पर आके ले जाकर आपको डिफीट दे सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। तो बताइए एकदम क्लियर है, बट 10% पे कंपनी को क्या फायदा है बेटा, बाकी 10% अगले साल मिल जाएगा ना, अगले साल मिल जाएगा नूर। गवर्नमेंट ही कह रही है हम अगले साल दे देंगे बाकी 10%, ये वाला उसमें नहीं दे रहे, नॉर्मल में यहां दे रहे हैं इनको। ठीक है, चलिए अब हम फिर आगे चलते हैं जी। अब हमारी थ्योरी क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं जी। अब ये कह रहे हैं, अच्छा एक बात ये याद रखना सब लोग बहुत अच्छे से, कि अगर ये असेट जो हमने खरीदी है ये वाली, ये वाली, ये 10,000 से ऊपर है तो भैया अकाउंट पे चेक ऑनलाइन ड्राफ्ट इन्हीं से होना चाहिए, कैश में नहीं खरीद सकते, खरीदोगे तो जुड़ेगी नहीं, और जुड़ेगी नहीं डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। बात क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर इन्होंने एक पैरा लगाया और क्या कहा, ध्यान से सुनना। Provided that where assessee set up an undertaking or enterprise for the manufacture production of any article thing on or after 1/4/2025। 4 स्टेट की बात है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। लो जी लिख लेते हैं इनको। गवर्नमेंट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना प्लीज। डेट है 1/4/15 से 31/3/20 या बिफोर 1/4/20 एक ही बात है। इन बिटवीन आपकी ये इंडस्ट्री लगी, मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेटिंग। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एक एक शब्द हमें पढ़ना है। अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, ध्यान रखना यहां पर सिर्फ इसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल थिंग, जबकि ऊपर हमने किसकी बात की थी, कहां गया भाई, ये देखिए यहां पर ये ऐड था। ठीक है, सो यहां पर इन्होंने कहा कि अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाता है, इन डेट्स के बीच लगाता है,
और स्टेट देखिए कौन कौन से, मैं वो लिख रहा हूं अभी आपके सामने। देखिए, एक बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और शायद एक आंध्र प्रदेश था, देख लेते हैं एक बार। आंध्र प्रदेश ही है वैसे। ये देखिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगर इन 4 स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्री इन डेट्स के अंदर लगाई जाती है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो अभी हमने 20% पढ़ा था ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, वो हो गया 35%। 35%, बस ये चेंज है, ये चेंज है। और जो आपका लेसन 180 डेज की वजह से बच गया, तो वो अगले साल आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात ये आती है, गवर्नमेंट ने इन 4 स्टेट्स को 20 की जगह 35% क्यों दिया? क्या रीजन है बताइए? व्हाट्स द रीजन? प्लीज राइट डाउन। ट्वेंटी की जगह 35% क्यों दिया होगा? डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, ओके। बैकवर्ड एरिया, ओके ओके। लो मैन्युफैक्चरिंग एरिया, ठीक है। आप कहोगे सर कैसी कैसी बातें बता देते हो, मैं बताता हूं। ये जो किया ना 40%, ये पता है आपने किसने किया? ये मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ये किया है आपका, ठीक है। तो ये मेहरबानी मोदी जी के द्वारा इन 4 स्टेट में क्यों की? बताइए क्यों की होगी? मोदी जी डेवलप करना चाहते हैं, हाँ, नो डाउट मोदी जी की इंटेंशन है देश में डेवलपमेंट, देश को आगे ले जानी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूं, ये इलेक्शन के कुछ समय पहले ही किया गया था। इन स्टेट में इलेक्शंस थे, उससे कुछ समय पहले किया था। और पिछली बार की बात कर रहा हूं, पिछली बार बिहार करने के बावजूद भी, बिहार हाथ से निकला, वेस्ट बंगाल निकला, और मतलब कोई स्टेट इनके हाथ में नहीं आ पाया, ये एडवांटेज देने के बाद भी। राइट? तो चांस की बात है। बाकी अब आ जाएगा वेस्ट बंगाल सर। हाँ बिल्कुल शुभांशु, आई थिंक यू आर फ्रॉम कोलकाता, आई थिंक यू आर फ्रॉम कोलकाता, एंड कोलकाता में हवा अच्छी चल रही है। खैर मैं बियास्ड नहीं हूँ किसी के लिए, पर हाँ ये जरूर कहूँगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है पूरे वर्ल्ड में। बिहार आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक विकास। तो ये इंटेंशन तो यही थी कि भाई डेवलपमेंट तो करना ही है, और ऐसा करते हैं लगे हाथ थोड़ा सा कर देते हैं ताकि हमें मिल जाए, पर ये उस समय नहीं मिल पाए थे, पर आज की डेट में आ चुका है। खैर, इलेक्शन से पहले जीएसटी लेट फीस भी वेव हो जाता है। दोस्त नूर आलम, ये सभी सरकारें करती हैं, हमें इन सरकारों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। बट जो अच्छा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और मैं जरूर कहूंगा कि इस समय पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप हमारे हिंदुस्तान की है। और जानते हैं, मैं मोदी के बनने के बाद कई कंट्री में घूमने गया, आप यकीन मानो अब लोगों का नज़रिया चेंज हो गया यार। हम लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, कहते हैं अच्छा आप इंडिया से हो। और इससे पहले ना हम लोगों को यार बड़ा वैसे देखते थे, सही बताऊं तो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे देश में कम से कम एक, हमारे देश में चमक दिख रही है। बाकी जो हो रहा है जो भी है ठीक है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा और ना ही मैं चाहूंगा कि हम लोग बहस करें। बट मैं तो आपको सेक्शन में बताता हूं कि गवर्नमेंट बेचारी कभी कई बार अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है, कुछ करती है तो उल्टे सीधे इफेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर उल्टे सीधे इफेक्ट आ गए थे और अब हम इस बात को यहीं पर विराम लगाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है सर। अब यूएस वीजा मिल जाएगा जल्दी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शुभांशु, ये हुआ है, देश में बदलाव तो आया है। खैर चलिए हम इसमें नहीं पढ़ते, हम अपनी पढ़ाई की बात करेंगे। तो भैया ये समझ आया, ये चारों स्टेट में गवर्नमेंट ने दिया। और 35% क्यों दिया? रीजन साफ है, डेवलपमेंट के लिए भी, कि गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पर डेवलपमेंट हो, और गवर्नमेंट इसमें लगी हुई भी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का भला हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे क्या बात आई साहब? अब आगे फिर से हम अपनी बुक में जाएंगे, अपनी बुक में फिर से देखेंगे। और हमारी बुक अब क्या कह रही है साहब? हमारी बुक कह रही है कि देखो
हाउ एवर डेप्रिसिएशन शेल नॉट अलाउड इन फॉलोइंग केसेज, यानी ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो इन 5 केसेज में नहीं मिलेगा। देखो मैंने आपसे एक बात डे 1 कही थी और मैंने आपसे कहा था हम हर चीज को विद लॉजिक करेंगे, एकदम समझ के मानेंगे। तो देखो साहब जब लॉजिक की बात आई तो हमने कहा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और सबसे पहले इन्होंने लिख दिया शिप और एयरक्राफ्ट। अब हमारा दिमाग घूम गया, हमने कहा भैया हम तो प्लांट एंड मशीनरी पढ़ रहे थे, ये शिप एयरक्राफ्ट कहां से आ गया यहाँ पर, ये क्यों हमें कह रहे हैं कि शिप और एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, कोई बताएगा मुझे क्या रीजन है इसका। शिप और एयरक्राफ्ट की तो बात ही नहीं हो रही थी, ऊपर तो उसकी बात हो रही थी प्लांट एंड मशीनरी की, पर ये शिप और एयरक्राफ्ट कहां से आ गए। इनका अलग ब्लॉक है, तो हम तो प्लांट एंड मशीनरी पढ़ रहे हैं ना विकास, तो इसकी बात ही क्यों इस शिप और एयरक्राफ्ट की यहां पर। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस प्रकार से हमारे 5 हेड ऑफ इनकम है, शुरू के 4 हेड स्पेसिफिक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल के, पीजीबीपी कैपिटल के, आईयूएस मिलीजुली सरकार, यानी उसमें सब आ जाते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तरुण गवर्नमेंट चालू नहीं है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ये तो 1961 में एक्ट बना था तभी से ये बात है, और जब अमेंडमेंट आया था 88-89 में तो उन्होंने ये चीज कर दी थी। तो जैसे बताइए 4 अगर स्पेसिफिक इनकम है तो वो तो शुरू के 4 में चली गए, लेकिन इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कैजुअल इनकम्स हैं या कोई और इनकम है, वो बची कुछ इनकम सब किस में चली जाती है, आईओएस में। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने प्लांट एंड मशीनरी का जो ब्लॉक बनाया वो कहता है जो असेट, जैसे फर्नीचर का स्पेसिफिक हो गया, कंप्यूटर का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, इंटेंजिबल, सबका अलग अलग है। तो वो कह रहे हैं लास्ट का रिजिडरी जो बनाया वो प्लांट एंड मशीनरी बनाया, तो जो कहीं नहीं आएगा वो कहां चला जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में। अब मुझे एक बात आइए, अगर प्लांट एंड मशीनरी में चला गया तो शिप और एयरक्राफ्ट अपने आप, भाई उसका ब्लॉक नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी में चला गया। तो बताइए गवर्नमेंट को यहां पर ये क्लियर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था कि भाई शिप और एयरक्राफ्ट पे नहीं देंगे। अब बताओ, अब लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस पर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि वो शिप प्लांट एंड मशीनरी वाले ब्लॉक में ही आ रहा है, और अगर ये नहीं लिखते तो लोग शिप एयरक्राफ्ट पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लेते। बताओ लॉजिक समझ आया कि नहीं आया। सब लोग लिखा करें प्लीज फास्ट, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आ रही है दूसरा, एनी प्लांट और मशीनरी बिफोर इंस्टॉलेशन बाय द असेसी वाज यूज्ड आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लॉजिक बड़ा साफ है। अभी देखा हमने, एक चीज दिखाता हूं दोबारा से, आप देखना, दोबारा से देखना, देखो जी ये वाला देख रहे हैं आप, ये मिल गया था ये, जबकि लॉजिकली ये मिलना चाहिए था, मिला ये। तो बताइए लोग क्या करते, मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया, तुम्हें बेच दिया, तुमने भी क्लेम कर लिया, फिर तुमने किसी और को बेचा, उसने भी क्लेम कर लिया। तो बताइए सर्कस चलता रहता कि नहीं चलता, गवर्नमेंट को लॉस होता कि नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा यूज्ड असेट, चाहे वो इंडिया में है चाहे बाहर है, आपने कहीं से भी खरीदी है, आपको हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। फिर कह रहे हैं कोई ऑफिस, प्लांट, रेजिडेंस और गेस्ट हाउस, अगर आपने कहीं कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की है तो उस पर भी नहीं मिलेगा। अब सर ये कहां से बात आ गई, हम तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, ये पॉइंट कहां से आ गया, कौन बताएगा इसको, यहां पे ये लिखने की जरूरत थी। अब मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं, कंपनी हूं, मैंने क्या किया, अपने गेस्ट हाउस में, ऑफिस में सेंट्रलाइज एसी प्लांट लगा दिया, वो भी प्लांट में आता है। अब बताइए ऑफिस या गेस्ट हाउस या रेजिडेंस, यहां प्रोडक्शन होगा क्या, बोलो हाँ है ना, मैन्युफैक्चरिंग होगी क्या, तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे, इसलिए गवर्नमेंट मना कर दिया, बोले ना नहीं मिलेगा। चौथा, एनी ऑफिस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इस पे भी मिलेगा। और लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, ध्यान से सुनना, अगर आपको 100% डिडक्शन पहले ही मिल चुकी है, पूरी डिडक्शन पहले ही मिल चुकी है बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज, यानी जो आपने नई असेट खरीदी है उसके रिगार्डिंग आप किसी भी तरीके से पहले डिडक्शन पूरी ले चुके हो, तो फिर भैया यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो दिस वाज एडिशनल डेप्रिसिएशन
बताओ एकदम क्लियर है या कोई डाउट है, प्लीज बताइए। एडिशनल डेप्रिसिएशन समझ आ गया, प्रैक्टिकल आएगा कराओगे ना? जी सर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, अब आगे का देखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्टेड कार। देखो भैया 28 फरवरी 1975 से 1/4/2001 के बीच अगर हम कोई कार इंपोर्ट करते थे तो केवल 2 ही कार पर डेप्रिसिएशन इंडिया में मिलता था। एक, हमने कार इंपोर्ट किया और इंडिया में टैक्सी के रूप में चला रहे हैं, या मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं और मैं इंडिया से बाहर बिजनेस करता हूं, तो बताइए उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता है कि नहीं? मैंने पहली क्लास में बताया था, OR इज लायबल टू पे टैक्स ऑन इज ग्लोबल इनकम। तो बताइए अब मैं बिजनेस बाहर करता हूं और इंडिया में रहता हूं, मेरा बिजनेस दुनिया में फैला हुआ है, मैं यूएस में भी जाता हूं, मैं लंदन में भी जाता हूं और वहां पे बिजनेस रन करता हूं। अब बताइए मुझे वहां गाड़ी की जरूरत है, तो मैं यहां से अपनी मारुति लेके जाऊंगा, वहीं की खरीदूंगा, मैंने वहीं की खरीद ली। अब वहीं की खरीदी, बताइए उस बिजनेस की इनकम पे इंडिया में टैक्स लग रहा है, तो मुझे उस कार का डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होगा। तो गवर्नमेंट कहती थी केवल दो जगह हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे अगर आप इंपोर्ट कार करोगे इन डेट्स के बीच। इसका मतलब या तो मैंने इंपोर्ट करके टैक्स के रूप में चलाई, या जिस कंट्री में है वहीं पे खरीद के वहीं पे अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं और मैं इंडिया में टैक्स दे रहा हूं, इसलिए डिडक्शन मिल रही है। अब बताओ मैंने कोई ऑडी इंपोर्ट की और ऑडी इंपोर्ट करके मैं अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इंडिया में यूज कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कहती थी इन डेट्स के बीच अगर आपने इंपोर्ट किया है और भले ही आप इंडिया में अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, फिर भी आपको हम डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं देंगे इन डेट्स के बीच। तो भैया गवर्नमेंट क्यों मना करती थी इन डेट्स के बीच? अगर ऐसा लॉ बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? क्यों गवर्नमेंट मना करती थी कि हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने इंपोर्ट करके इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन या पर्सनल किसी भी पर्पज के लिए किया, हम नहीं देंगे आपको। इंडिया में इंपोर्ट सब एक ही काम के लिए होगी, टैक्सी के लिए। बताइए क्या रीजन होगा? रीजन बड़ा साफ था। आप गाड़ी इंपोर्ट करोगे तो बताओ डॉलर्स में पेमेंट करोगे या रुपीज में? फटाफट बताओ। मतलब फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में? ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में। और जब आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करोगे तो आप इंडिया से पेमेंट भेजोगे बाहर। अब जरा आप मुझे सोच के बताओ, जब इंडिया से आप पेमेंट बाहर भेजोगे हैं, आपने एक तो पैसे बाहर भेज दिए, अब गाड़ी मंगा के आप क्या कर रहे हो? उस गाड़ी पे डेप्रिसिएशन क्लेम करके इंडियन प्रॉफिट को और कम कर रहे हो। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोले ना हम नहीं देंगे। ठीक है साहब, तो यहां से यहां तक गवर्नमेंट इसलिए मना करती थी, यहां क्यों अलाउ करती? देखो अगर हमने गाड़ी इंपोर्ट की है और टैक्स के रूप में चला रहे हैं, तो बताओ मैंने मर्सिडीज इंपोर्ट किया है तो इंडियन उसे हायर करेगा टैक्सी के रूप में, विदेशी आएगा वो हायर करेगा? कौन करेगा बताओ? मान लो मर्सिडीज इंपोर्ट की और टैक्सी के रूप में चला रहा हूं, इंडियन की मेंटलिटी होती है कि पैसे कम से कम खर्च हो, वो क्यों मर्सिडीज को चलाएगा? लेकिन विदेशी आएगा तो वो कंफर्ट देखता है कि भाई मैं फॉरेन में जिस कार में घूमता हूं इंडिया में भी अगर वही मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए जब फॉरेनर आएगा तो देखिए फॉरेन करेंसी आएगी, तो गवर्नमेंट ने इसलिए यहाँ पे डिडक्शन दे दी। और बाहर तो रीजन था कि भाई बाहर की इनकम पर जब इंडिया में टैक्स ले रहे हो डिडक्शन देनी पड़ेगी। फिर सर ऐसा क्या हुआ कि इस डेट के बाद, अब इस डेट के बाद ये 1 अप्रैल 2001 के बाद, अब मान लो मैं ऑडी, फरारी या मर्सिडीज इंपोर्ट करता हूं, अब अपने बिजनेस या प्रोफेशन, पर्सनल तो किसी भी गाड़ी पर डेप्रिसिएशन नहीं है, अब मैं बिजनेस प्रोफेशन के लिए इंपोर्ट करता हूं, गवर्नमेंट कह रही है अब हम आपको डिडक्शन दे देंगे। जरा बताना अब डिडक्शन देने के पीछे क्या लॉजिक है? क्या अब वो बात खत्म हो गई जो पहले थी? नहीं, फ्रेंचाइजी नहीं। क्या रीजन होगा सोचिए सब लोग। चलिए, हाँ बिल्कुल तरुण, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा है। क्योंकि देखिए उस समय वाजपेयी सरकार थी और वाजपेयी सरकार की पॉलिसी इतनी जबरदस्त हुई थी। देखिए कांग्रेस में भी नरसिम्हा राव साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो जोड़ी अब तक की सबसे हिट जोड़ी मानी जाती है। जय और वीरू के नाम से फेमस थे वो लोग। उन लोगों ने इतना लिबरलाइजेशन किया था कि हमारे देश में विदेशियों के लिए रास्ते खोल दिए थे कि आओ जी हमारे यहाँ करो बिजनेस। फिर हमारी वाजपेयी सरकार आई, तो वाजपेयी सरकार जब आई थी, जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी इंडिया में बहुत नीचे था, पर उनकी पॉलिसी के चलते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बढ़ गया। और जब बढ़ गया तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही वाजपेयी सरकार गई तो फिर यूपीए सरकार आई थी, और यूपीए सरकार आने में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे हमारे पी चिदम्बरम साहब। और पी चिदम्बरम साहब ने ये बोला था बजट में जब प्रेजेंट कर रहे थे अपना, कि आई एम थैंकफुल टू वाजपेयी सरकार कि उन्होंने इतना सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा कर दिया है, अब मुझे
वो डिडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है जिनके चलते ये रिजर्व इकट्ठा हो रहा था। तो 80 की बहुत सारी डिडक्शन थी, 80 बी 80 सी 80 ई 80 बहुत सारी डिडक्शन थी, जिनमें हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, जबरदस्त डिडक्शन देती थी लोगों को एक्सपोर्ट के लिए, वो करती थी इंस्पायर। तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत इकट्ठा हो गया, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे ये 80 वाली डिडक्शन खत्म कर दी, और आज की डेट में आपके लिए 80 वाली डिडक्शन है ही नहीं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में हमारी पॉलिसीज के चलते इतना इकट्ठा हो गया, तो गवर्नमेंट ने कहा आने दीजिए भाई। अब फॉरेन कार आएगी तो हमारी भी तो इंडिया से बाहर जाएगी, अगर हम फॉरेन कार पर डेप्रिसिएशन देंगे तो हमारी भी कार पे विदेशी सरकारें डेप्रिसिएशन देंगी अपने इनकम टैक्स में। तो बस ये हुआ, और इसलिए ये आज की डेट में अगर मैं कोई भी इंपोर्ट करूंगा कार बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, तो मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी। बताओ बताओ, समझ आया कि नहीं आया? चलिए ये भी क्लियर है। अब देखिए डेप्रिसिएशन में एक दो बातें और हैं जो भी मुझे बतानी थी। एक सवाल मैं पूछूंगा, जवाब दीजिएगा आप लोग सब। मैं पूछूंगा आपसे, मैंने एक असेट खरीदी हायर परचेज पे, कैश प्राइस 1 लाख, हायर परचेज प्राइस 1.2 लाख। आप बताइए डेप्रिसिएशन जो क्लेम करूंगा मैं वो किस पे क्लेम करूंगा, 1 लाख पे या 1,20,000 पे? तरुण अभी आएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन इस पे। क्लियर? तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने नोट के रूप में दिया हुआ है। ऐसे मेरी मशीन टी कॉफी रबर तीनों जगह यूज हो रही है और एक ही मशीन है, तो गवर्नमेंट कह रही है नंबर ऑफ लेबर डेज, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो और नंबर ऑफ लेबर डेज के हिसाब से उसे बांट दो। जितने दिन लेबर ने जिस प्लांट पे काम किया, टी में इतने दिन किया तो टी के लिए चला जाएगा, रबड़ में इतने दिन किया रबड़ के लिए, कॉफी में किया तो कॉफी के लिए। और एक बात, डेप्रिसिएशन के लिए मालिक होना जरूरी है। बिल्कुल जी, जो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो उसके लिए मालिक होना जरूरी है। एचपी में हम असेट मालिक होते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट में, बट हम तो डे वन से ही, जब से हमने खरीदी है उसी ईयर से डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कैसे भाई, जब हम मालिक ही लास्ट में बनेंगे तो ऐसे शुरू से कैसे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं हम? रीजन बताओ। देखो सीधा सीधा एक अकाउंट में कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये पढ़ा होगा आपने। बस शुभांशु का एकदम आंसर सही है कि सर सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से हमें वो मिलेगी, क्योंकि वास्तव में तो हम मालिक ही है ना उसके। हमने जो खरीदी है वो भले ही इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, पर अल्टीमेटली तो हम उसके मालिक ही हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे बने। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मिले और तब हम डेप्रिसिएशन क्लेम करना शुरू करें तो असेट की लाइफ नहीं बचेगी, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से मिलेगा? वो गलत होगा। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है डे वन से ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कीजिए। और बेनिफिशियल ओनर, ऑब्वियसली वो बेनिफिशियल ओनर है जब तक वो एक्चुअल ओनर नहीं बन रहा है, राइट? चलिए देखिए, ये मैंने यहां पे लिखी हुई है कि जो आपको 10% रह गया, आधा क्लेम किया तो आधा अगले साल क्लेम कर सकते हो। ये अमेंडमेंट 2-3 साल पहले आया था, तो वो यहां पर है, ठीक है, ये जरूर पढ़िएगा। अब मैं ले रहा हूं टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुने आप। चलिए साहब मेरे साथ लिखना शुरू करना, फिर मैं इसे आपको डिस्कस करूंगा। हेडिंग डालिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या होता है? पावर इंडस्ट्री, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था तो एक शब्द बोला था आपको कि इनकम टैक्स एक्ट में WDB कॉन्सेप्ट चलता है, और एक इंडस्ट्री है जिसे SLM चॉइस दी जाएगी, और एक बार उसने वो ऑप्ट कर ली तो पूरी जिंदगी फिर उसी मेथड के साथ रहना होगा, और वो है पावर इंडस्ट्री। अब मैं क्या करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं प्रैक्टिकल के थ्रू कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। प्लीज ध्यान से सुनना, थ्योरी तो सबकी बुक में लिखी है, मेरी बुक में भी लिखी हुई है, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना।
एक पावर इंडस्ट्री है, अगर वो WDB ऑप्ट करे तो क्या होगा, और वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट करे तो क्या होगा। WDBM, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लीज ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, एकदम समझ आएगा। देखिए साहब, एक एग्जांपल ले रहा हूं और दोनों जगह फिट करके आपको समझाऊंगा ये। मान लो एक असेट खरीदी, उसकी कॉस्ट है मान लो 25 लाख, और उस पे अब तक डेप्रिसिएशन लग गया 18 लाख, 7 लाख रिमेनिंग वैल्यू बची। अब ये हमने बेच दी मान लो 5 लाख में, और दिस इज ओनली द असेट इन द ब्लॉक, ओनली द असेट इन द ब्लॉक। बताइए 2 लाख रुपए जो है, अब मैं इसे क्या नाम दूं, क्लोजिंग WDB या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अकेली असेट थी, बिक जाएगी तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा, तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इतना कॉपी करो, और क्लोजिंग WDB नहीं कहलाएगी, ये शॉर्ट टर्म, क्योंकि एक ही असेट थी, बिक गई तो फिर क्लोजिंग किस बात की, ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है साहब, ये कॉपी करो और बताओ यहां ये क्लियर है कि नहीं। चलिए, अब मैं सेम फैक्ट्स यहां पर यूज कर रहा हूं। अब पहले समझ लो, कॉस्ट 25 लाख, अब तक का सारा डेप्रिसिएशन 18 लाख, रिमेनिंग वैल्यू 7 लाख, सोल्ड 5 लाख, 2 लाख। बताइए इसे क्या नाम दूं। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो रिमेनिंग वैल्यू बची, रिमेनिंग वैल्यू। बताइए ये 2 लाख को क्या नाम दूं मैं। बस यही 2 लाख कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। मतलब सर, मतलब ये है कि अगर पावर इंडस्ट्री WDB मेथड फॉलो करेगी तो वो यहां पर कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और अगर SLM करेगी तो वही यहां पर कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, कौन बताएगा मुझे। ये बात गवर्नमेंट ने लिखी है तो एक ही बात, फिर क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए, ये जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, ये हम BGBP में यहां पर डेप्रिसिएशन को लेस कर सकते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। यानी इसको इमीडिएट हमने सेट ऑफ कर लिया, लेकिन इसको अगर हमें सेट ऑफ करना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्या करना पड़ेगा, वेट। बोलो बात समझ आई या नहीं आई। यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये, इसको सेट ऑफ करना है तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना जरूरी है, तभी होगा। और ये हाथ की हाथ P&L अकाउंट में डेबिट हो गया। सब लोग बताएं क्लियर है या नहीं। नहीं, गवर्नमेंट का फायदा नहीं है, बस पावर इंडस्ट्री को एडवांटेज दे दिया कि तुम SLM करोगे तो हम ये कर देंगे, तुम्हें कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट का, एक एडवांटेज है। चलिए, तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन आप पूछ रहे थे, क्लियर है, प्रैक्टिकली एकदम समझ आया क्या होता है टर्मिनल। हाँ, SLM से फायदा हो गया, बिल्कुल हो गया। पावर इंडस्ट्री एक्चुअली है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, आप जानते हैं सब जगह अपनी इच्छा से रेट भी नहीं फिक्स कर सकते अपनी, पता है ना आपको, पर यूनिट और ये सब नहीं कर सकते ये। तो गवर्नमेंट ने दे दिया कि बोले यार जब इतनी इनको है तो कुछ दे दो यार एडवांटेज, इसलिए दे दिया बस। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूं व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज। हेडिंग डाल लीजिए बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज, हेडिंग डाल लीजिए।
ये भी पावर इंडस्ट्री के लिए। हाँ बिल्कुल पामेली, टर्मिनल डेप्रिसिएशन ओनली फॉर पावर इंडस्ट्री, यस। अब देखिए मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा क्या होता है बैलेंसिंग चार्ज। पावर इंडस्ट्री डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रही है या एसएलएम। मान लो कॉस्ट थी 25 लैक्स, अब तक का डेप्रीशिएशन था मान लो 20, या चलो 18 लाख कर देता हूँ, वही एग्जांपल ले लेता हूँ। 7 लाख रिमेनिंग वैल्यू, और बेच दिया 30 लैक्स में। अकेली असेट थी, अकेली ओनली असेट। तो बताइए 23 लाख का फायदा हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डब्ल्यूडीबी होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फटाफट कॉपी करो और बताओ समझ आया या नहीं आया। सेम फैक्ट्स मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। $25 लाख, रिमेनिंग वैल्यू, ये 23 लाख। बताइए इसे क्या नाम दूं। सब लोग बताएं। देखिए ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है। दो भागों में से बांटूंगा। जितना डेप्रीशिएशन लगा, बताओ पहले के सालों में ये यहां पर डेबिट हो चुका होगा या नहीं हो चुका होगा, सब लोग बताओ। अर्लियर ईयर्स में डेप्रीशिएशन के रूप में अब तक 18 लाख रुपए डेबिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो वो कह रहे हैं ₹18 लाख इज बैलेंसिंग चार्ज। मतलब ये है प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ depreciation allowed earlier shall be balancing charge। बैलेंसिंग चार्ज यानी जितना प्रॉफिट डेप्रीशिएशन की हद तक है वो तो बैलेंसिंग चार्ज। अभी बताओ 23 लाख रुपए में से 18 लाख बैलेंसिंग चार्ज गया तो कितना बचा, 5 लाख। बताइए इसको हम क्या बोले, व्हाट, क्या नाम दूं इसे। दिस विल बी नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर। अब जरा बताओ इसको बैलेंसिंग चार्ज लिखने के पीछे गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन होगी, बताओ। ये इंटेंशन है, अपने आप नेट प्रॉफिट में आ गया और ये प्रॉफिट पीजीबीपी की इनकम मान के क्या लग जाएगा, टैक्स। सो ये कहां टैक्सेबल हो रहा है, पीजीबीपी, और ये कैपिटल गेन। बताइए बैलेंसिंग चार्ज भी एकदम समझ आया या नहीं आया। ये लीजिए आराम से आप देखिए, कॉपी कीजिए।
सब लोग प्लीज बताएं, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई मन में डाउट है? चलिए, चलिए एक छोटा सा सेक्शन और ले लेते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा है ये, सीए फाइनल में तो बहुत हाई लेवल पे है और बहुत टाइम लगता है इसे कराने में, पर आपके यहाँ जरा सा बचा है तो मैं ये समझा के आज की क्लास को समाप्त करूंगा। चलिए साहब, हेडिंग डाल लीजिए, टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर, डेवलपमेंट अकाउंट, डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 33 ए बी। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट सेक्शन 33 ए बी। ध्यान से सुनना, बड़ी जल्दी समझ आएगा। टी कॉफी रबर डेवलपमेंट यानी ये इंडिया में ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन इंडिया। ध्यान रखना, यहां एंड शब्द लिखा हुआ है। अब मैं इंडिया में टी कॉफी रबर ग्रो कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, फिर बेच रहा हूं, तो बेचने पर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग ये बना के जब बेचूंगा तो आप बताइए ग्रोइंग जो है मेरी एग्रीकल्चर प्रोसेस है या नहीं, और ये नॉन एग्रीकल्चर। अब जरा बताइए, बना के बेचूंगा तो नेट प्रॉफिट में केवल ये होगा या ये दोनों होंगे, बताइए? दोनों होंगे। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट, तो ये क्या होती है, टैक्सेबल। तो इसमें एग्रीकल्चर इनकम शामिल है, एग्जम्प्ट इनकम शामिल है, उसे हटाना आना चाहिए मुझे। तो जब कंबाइंड इनकम होती है और ये नहीं पता कौन सा क्या है, तो हम यहाँ पर रूल्स निकालते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने रूल्स बताई है, रूल्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये हेडिंग डाल लीजिए, रूल्स फॉर एग्रीकल्चर, रूल्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। मेरे साथ साथ लिखते रहिए, रूल 7A, रूल 7B, रूल 8। गवर्नमेंट ने ये 3 रूल बनाए यहां पर इनको अलग करने के लिए। लिख लीजिए रूल 7A B, 7A है आपका रबर के लिए, 7B कॉफ़ी, और कॉफ़ी में भी 2 तरीके की, ग्रोन एंड क्योर्ड, ग्रोन एंड क्योर्ड 2 तरीके की कॉफ़ी हैं। और यहाँ पर टी और कॉफ़ी यहाँ पर भी है, पर यहाँ 4 तरीके की हो गई, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, चारों मैंने लिखी हैं, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड। अब ये इनकम चूंकि कंबाइंड है, अगर कंबाइंड इनकम है तो हमारी गवर्नमेंट बोली कि भैया इसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर का एक परसेंटेज है, वो क्या है, 65% हम एग्रीकल्चर मानेंगे और 35% नॉन एग्रीकल्चर, और ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, और ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट।
बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक जो मैंने लिखी है? यहाँ पर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 75%, नॉन एग्रीकल्चर 25%। अब फिर वही बात, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल हो गई और ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। और याद रहे यहाँ ग्रोन और क्योर्ड है, ठीक है। यहाँ ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, तो मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ गई। तो यहाँ पे टी और कॉफी अगर रोस्टेड और ग्राउंडेड हो रहा है तो वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ नहीं आएगी। यहाँ केवल ग्रोन और क्योर्ड होगी तभी आएगी। तो यहाँ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट बोली 60%, 40%, 60% एग्जेम्प्ट, 40% पीजीबीपी की इनकम, दैट्स ऑल। तो बस एक सवाल आएगा, वो कह देगा कंबाइंड इनकम है, सेग्रीगेट कर दो। तो जिस भी इनकम हो बस उसका परसेंटेज लगा के लिख देना कि ये एग्जेम्प्ट हो गई, इस पर पीजीबीपी है में टैक्स लगेगा। बताइए कहाँ से टफ है? सेक्शन 33 एबीबी क्लियर हो गया। देखो बताओ, एकदम समझ आया? तो बताइए आज का लेक्चर एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। इंटरेस्ट आया आज? बढ़िया लगा? क्योंकि अच्छा था टॉपिक, इंटरेस्टिंग था। यस सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, डाउट क्या है तरुण, बोलो। तरुण अपना डाउट लिखो प्लीज। नहीं चिंता मत करो, इनकम टैक्स जिस दिन खत्म करूंगा आप बोलोगे सारा इनकम टैक्स इजी है। ठीक है ईशिता, यू डू योर सेल्फ। अगर कोई डाउट, वैसे हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, जिनका मिस भी हो गया उनके लिए एक अच्छी बात बता देता हूँ। वो टॉपिक मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने संजीव वासने के नाम से ढूंढोगे, मिल जाएगा आपको यूट्यूब, वहाँ पे पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है और आराम से सब लोग देख लेना, क्योंकि डिटेल में यहाँ थोड़ा फास्ट किया है मैंने। वहाँ मैंने लेस देन 180 डेज भी और ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट दोनों काफ़ी डिटेल में कराए हैं। तो जिनको लगता है और थोड़ा ज़्यादा से अच्छे से करना है तो वो जो है वहाँ से कर सकते हैं। संजीव वासने चैनल है मेरा, वहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि टर्मिनल डेप्लीशन कहाँ पर है और बैलेंसिंग? बेटा वो क्वेश्चन में बोलेगा, वो ये बोलेगा हमें कि ये भैया पावर इंडस्ट्री थी और ऐसे इसने एसएलएम फॉलो किया है और इसने ये असेट थी ये बेच दी, तो अपने आप टर्मिनल और बैलेंसिंग चार्ज यानी प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो आपका टर्मिनल और बैलेंसिंग चार्ज के हिसाब से आएगा। ठीक है शुभांशु, सॉरी तरुण। शुभांशु सर रूल 8 में 75 और 25% भी तो होता है अगर कॉफ़ी की वैरायटी होती है। बेटा मैंने लिखा तो ये 7B में, 8 में 60-40 में जाएगा, ठीक है। ईशिता थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली गो एंड सी दैट। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सभी देख लें अच्छे से, वहाँ पर समझाया, प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी लिए हैं तो थोड़ा फास्ट करके स्पीड देख लेना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, गुड नाइट।